जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में NCERT बेस्ड EBS का नोट्स पढ़ेंगे जो कि कक्षा 3, 4 एवं 5 पर आधारित है। कक्षा 3, 4, 5 का जो पर्यावरण अध्ययन है EBS है, पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सभी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो अभ्यर्थी है वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि पढ़ के जाते ही नहीं है तो सॉल्व कैसे करेंगे। जबकि इतने ज़्यादा फैक्ट्स दिए हुए हैं 3, 4, 5 का जो EBS है NCERT उसमें बहुत ज़्यादा दिया है। तो एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। जितना बुक में दिया है NCERT बुक में उतना ही पढ़ेंगे और इससे तो 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं CTET एग्जाम में। किसमें? CTET जैसे एग्जाम में पूरा भर देता है EBS को। कितने नंबर का? 30 नंबर का। तो CTET अभ्यर्थियों के लिए तो ये बहुत आवश्यक है कक्षा 3, 4, 5 के जो EBS है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पढ़ाई करते हैं NCERT बेस्ड नोट्स जो कि EBS का है, जो कक्षा 3, 4, 5 पर आधारित है। तो देखिए जो कक्षा 3, 4, 5 का जो EBS है वो किस पर आधारित है? तो थीम पर आधारित है। किस पर आधारित है? थीम पर आधारित है। देखिए जो NCF 2005 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो उसने कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया है। कितने थीमों में? तो 6 थीमों में। पहला जो थीम है वो है परिवार एवं मित्र, दूसरा थीम है भोजन, तीसरा थीम है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा और छठवां है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो ये 6 थीम है और इस 6 थीम को आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि जो ऑप्शन देता है तो उसमें ये पूछा जाता है कि जो NCF 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण में जो 6 थीम दिया गया है तो निम्न में से कौन सा नहीं है। तो ये जो 6 थीम है उन्हीं में से 3 जो ऑप्शन रहता है वो दिया रहता है और एक जो थीम है अलग से दिया रहता है। तो जब आपको ये 6 थीम याद रहेंगे तभी तो आप जो अलग से दिया रहेगा उसको पहचान पाएंगे। तो ये आपको 6 थीम याद रखना है। अब देखिए सबसे पहला जो थीम है वो क्या है? परिवार। तो हम परिवार को जानते हैं कि परिवार क्या है। तो परिवार ये क्या है? जो सदस्य हैं, ठीक ना, उनके समूह को क्या कहते हैं? परिवार है। जो इंसानों के समूह में रहते हैं, एक जैसे रहन सहन, ठीक ना, जो रक्त संबंध है सभी का एक से ही होता है उसे परिवार कहते हैं। लेकिन जो NCERT है वो लिखता है कि जो परिवार है वो 2 प्रकार के परिवार होते हैं। एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार, ठीक है। तो एकल परिवार क्या है? तो एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। एकल परिवार में जैसे माँ बाप हो गए और उनके जितने बच्चे हैं वो एक साथ रहेंगे तो उसको एकल परिवार कहेंगे। लेकिन संयुक्त परिवार में कौन कौन रहेंगे? जैसे दादा दादी हैं, चाचा है, बुआ है, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। तो ये संयुक्त परिवार में होते हैं। कहा जाए तो जो रिश्तेदार हैं वो भी संयुक्त परिवार में आ जाते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए जो परिवार एवं मित्र की उप थीम है, ठीक है ना। हमने तो अभी 6 थीम देखा, परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, यात्रा, आवास, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, तो ये 6 थीम देखा। अब परिवार एवं मित्र के उप थीम भी हैं। कौन कौन से हैं? पहला है संबंध, दूसरा है कार्य तथा खेल, तीसरा है जानवर और पौधे। तो ये क्या है? परिवार एवं मित्र की उप थीम है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं वे चीज़ें जिनसे पिछली संस्कृति के बारे में पता चलता है। पुस्तक की तरह ही पुरानी इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र भी हमें समय में पीछे जाने और उसे समझने का अवसर देते हैं, ठीक ना।
हमें अपने संस्कृति के बारे में कहाँ से पता चलता है, कहाँ से नॉलेज होता है? तो देखिए, हम जब पुरानी इमारतें देखते हैं, पुराने दस्तावेज देखते हैं, पुराने सिक्का देखते हैं, पुराने चित्र देखते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान कराते हैं। तो देखिए, इसको हम देखते हैं कि दस्तावेज क्या होता है। तो देखिए, जो दस्तावेज है, ठीक ना, जो ये NCERT का लाइन है, तो दस्तावेज लिखित होते हैं। दस्तावेज कैसे होते हैं? लिखित। उन्हें पढ़कर बीते समय के बारे में जान सकते हैं, उस समय के समाज और उनके रहन सहन और भाषा विकास को जान पाते हैं, ठीक ना। किसके माध्यम से? दस्तावेज के माध्यम से जानते हैं, ठीक ना। जो पुराने समय जो बीत गया, ठीक ना, उस समय कैसे लोग रहते थे, उनका समाज कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, उनका भाषा कैसा था, इन सब का हमको नॉलेज कहाँ से होता है? दस्तावेज से, मतलब रिकॉर्ड से। अगला जो पॉइंट है वो है चित्र, ठीक ना। तो चित्र क्या है? पुराने चित्रों और मूर्तियों को देखकर उस समय की कला के विकास को जान सकते हैं, ठीक ना। मतलब जो बीता हुआ समय है, जो संस्कृति है, तो उस समय का जो चित्र है, ठीक ना, और उस समय का जो मूर्ति है, उसको देखकर आप समय और कला को जान सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे संस्कृति रहे हैं और हमारा विकास कैसे हुआ है। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो अगला है इमारतें। अब देखिए, जो इमारत हैं, ठीक ना, तो इमारतों की बनावट, सामग्री, निर्माण के तरीके से उस समय के विकास को समझा जा सकता है, ठीक ना। जितने भी हम पुराने इमारतें देखते हैं, इमारतों की बनावट को देखते हैं, उसके जो निर्माण में उपयोग किए गए हैं जो सामग्री, तो उनको देखते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो अतीत रहा कैसा रहा और हमारा जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है। अगला है सिक्का। तो सिक्का क्या है? पुराने सिक्कों से उस समय के व्यापार, लेन देन के तरीकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, जितने भी पुराने सिक्के हैं, ठीक ना, उनको देखने से हमें क्या नॉलेज होता है, क्या ज्ञान होता है? तो अतीत में किस प्रकार का व्यापार रहा होगा, उस समय किस प्रकार के लेन देन कर रहे होंगे लोग, तो इन सब चीज का ज्ञान होता है। किससे? सिक्का से। अब देखिए, जो NCERT है, तो NCERT का अगला जो टॉपिक है वो है स्तनधारी सरीसृप कीट एवं पक्षी। क्या है? स्तनधारी सरीसृप कीट एवं पक्षी। तो सबसे पहले हम स्तनधारी को पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। तो देखिए, जो स्तनधारी होती है उसके जो पहचान है, पहचान क्या है कि अपने बच्चे को जन्म देने के बाद वो क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं अपने बच्चे को। तो ये सबसे बड़ी पहचान है। अब देखिए, NCERT में क्या लिखा गया है? स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। मतलब ये जीव कैसे होते हैं? समतापी जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं? समतापी जीव। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं, ठीक ना। स्तनधारी जीव कौन कौन से होते हैं? मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली, ये सब क्या है? स्तनधारी जीव हैं जो अपने बच्चे को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, ठीक है। जो व्हेल मछली है वो क्या है? जलीय स्तनधारी है। और जो चमगादड़ है वो कैसा स्तनधारी है? तो ये उड़नशील स्तनधारी है, ठीक ना, ये उड़ती है हवा में। अगला पॉइंट जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सरीसृप के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, ठीक ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? सरीसृप के बारे में। तो देखिए, NCERT का लाइन क्या है? तो NCERT का लाइन है, इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। मतलब जैसे धरती है तो उसमें फिसल कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह है, ठीक ना। कैसा है? रीढ़धारी जंतुओं का समूह है। सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ तथा टूएंट्रा
आदि सरीसृप के उदाहरण है, ठीक ना। जैसे सांप है, छिपकली है, कछुआ है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है और टू एंट्रा ये भी जीव है। आदि क्या है, सब सरीसृप के उदाहरण है। अब अगला हम देखते हैं, क्या देखते हैं, तो कीट देखते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अगला, कीट। तो कीटों के प्रमुख उदाहरण हैं जो एनसीईआरटी में लिखा गया है। हमने कहा था कि हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी में लिखा गया है, ठीक ना। तो कीट में देखिए क्या है, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, ठीक ना, ये सब कीट में आते हैं। और इसके अलावा कीट में और भी चीज़ें आते हैं, जैसे क्या है, तितली है, चींटी है, केचुआ है। अब देखिए जो केचुआ है ना, ये भी कीट के अंतर्गत ही आता है, ठीक ना, जो एनसीईआरटी में लिखा गया है। जबकि हम क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ते हैं कि जो केचुआ है वो एनिलिडा में आता है। किस में आता है, एनिलिडा में। केचुआ एनिलिडा में आता है, लेकिन जो एनसीईआरटी 3, 4, 5 का है उसमें कीट में रखा गया है। किसको, केचुआ को। अगला है ततैया, झींगुर, दीमक, मकड़ी, टिड्डा, तिलचट्टा, झींगा, बिच्छू, ये सब क्या है, कीट के उदाहरण है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। आगे हम देखते हैं पक्षी के बारे में, ठीक ना, कि पक्षी के बारे में क्या लिखा गया है एनसीईआरटी में। तो देखिए पक्षी के बारे में है एनसीईआरटी में, पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहा जाता है, ठीक ना। पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को क्या कहा जाता है, पक्षी कहा जाता है। तो आपके मन में ये विचार आएगा कि जो झींगुर होता है, जो तिलचट्टा होता है, ठीक ना, जो बटरफ्लाई मतलब तितली होती है, तो वो भी तो उड़ती है, तो वो भी आना चाहिए किसमें, पक्षी में। लेकिन ऐसा नहीं है। जो पक्षी है, ठीक ना, तो उसमें बड़े पंख होते हैं और वो उड़ते हैं, ठीक ना, तो उनको क्या कहा जाता है, पक्षी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मोर हो गए, गौरैया हो गए, कबूतर हो गए, बतख, उल्लू, कौवा, मैना, बाज, हंस, गिद्ध, ठीक ना, ये सब एनसीईआरटी में दिया गया उदाहरण है। तो दोस्तों ये आज का जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।